वेलकम टू NVIT जेई मैथ्स। इस वीडियो में जेई मेन 2023 जनवरी शिफ्ट 1 का पेपर का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम एज ए स्टूडेंट सॉल्व करेंगे कि किस सवाल को कब अप्रोच करना है और किस तरह से करना है, पहले किसको करना है और किस तरह से अटेम्प्ट लेना है। ये सारी चीज़ें बताऊंगा। सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा कि सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन भी करूंगा तो यूनिक वे से, आपको कहीं पे नहीं उस तरह के सॉल्यूशन मिलेंगे। अप्रोच करना सिखा दूंगा कि किस तरह से सवालों को अप्रोच किया जाता है और पहले क्या करना है। तो आप ये समझ लीजिए कि आप T20 मैच खेलने गए हैं, तो आप जाते ही बल्ला नहीं मारने लगेंगे छक्का। पहले आप पिच को समझना है कि पिच कैसा है, बॉल कैसा आ रहा है। तो सबसे पहला जो टाइम होगा वो आप क्वेश्चन को कैटेगराइज करेंगे कि आपको कौन सा प्रॉब्लम कब अटेम्प्ट लेना है, कौन सा। तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे जो शुरू के मिनट होंगे उनमें आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन को रीड करेंगे और अपने रफ शीट पेपर पे आप मार्क करेंगे लो, लो प्लस, मॉडरेट, डिफिकल्ट में ये नोट डाउन करेंगे और उसी को फिर अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे लो से। तो पहले हम ये भी देखा आपको समझाएंगे कि किस तरह से लो लेवल का और किस तरह से मॉडरेट, लो प्लस में हम कैटेगराइज करेंगे और कब किस तरह से हम उसको प्रॉब्लम पे हिट मारेंगे। ठीक है, वरना अगर आप कोई भी रैंडम प्रॉब्लम करेंगे फंस जाएंगे, पैनिक हो जाएंगे, टाइम चला जाएगा और आप एग्ज़ाम आपका ख़राब हो जाएगा, आउट हो जाएंगे, एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे उसी टाइम। सो पहले हम हर एक चीज़ को बारीकी से आपको समझाएंगे। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सिखाएंगे, आपको सिर्फ सॉल्यूशन नहीं मिलेगा कि आंसर मैं तो सारा सॉल्व करके दिखा ही दूंगा, बट यूनिक वे होगा कि एग्ज़ाम में आपको किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर से। तो हम पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे और कैटेगराइज करेंगे, रफ पेपर पे लिख लेंगे कि लो के मार्क कर लेंगे। तो हमारा जो पहला सवाल है वो दिखते के साथ पढ़ा जाए, एपी का है, बेसिक नॉलेज पे पूछा गया है। तो इसको हम लो लेवल में कैटेगराइज कर लिए अपने शीट पेपर पे। ये जो हमारा प्रोबेबिलिटी का सवाल है दिखते के साथ लग रहा है, इसको सोचना में टाइम लगेगा, तो मॉडरेट है। और हमारे पास ये जो थर्ड सवाल है वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, बेसिकली सिलेक्शन और अरेंजमेंट का है, बहुत ही सिंपल सवाल है ये, तो लो लेवल में इसको मार्क कर लेंगे। अब हमारा फोर्थ जो सवाल है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी कि इसको हम मॉडरेट या लो में रख सकते हैं, लो में रखेंगे क्योंकि बहुत ईजी है। और ये जो सवाल है हमारा कंटिन्यूटी का है। कंटिन्यूटी का तो हो सकता है कि आपको लिमिट का में दिक्कत हो तो लगेगा, बट मेरे को तो बहुत जल्दी इसको क्लिक कर गया। तो ठीक है, आपके हिसाब से यहाँ इसको लो प्लस में रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते, लो प्लस। और ये जो सवाल है वो आपका बहुत ही इजी है, रैशनल टर्म्स पहले भी पूछता है, मेरे आपने वीडियो सीरीज में भी डाल रखा था सम ऑफ रैशनल टर्म्स, तो देखिए मैच कर गया। तो एक चीज़ को समझिए, मेरा वीडियो होता है इंपॉर्टेंट शॉर्टेज डिस्टेंस पे डाला था, हर एक चीज़ डाल रहा हूँ उसी पे आ रहा है। तो एक चीज़ को आप समझिए, और इसमें आपको कैलकुलेटिव हो सकता है, कैलकुलेशन में इसमें टाइम जाएगा, सो इसको आप लो प्लस में रखेंगे, इसको करेंगे बट लो के बाद करेंगे। ये जो सवाल है वो एरिया का है, इसमें आपको कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, आपको पता है कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा, इंटीग्रेट वगैरह करना पड़ेगा, तो इसको आप मॉडरेट में रखेंगे, बाद में करेंगे, लो प्लस के बाद में करेंगे। ये जो सवाल है वो सिंपल सवाल है, बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, तो आप लो प्लस में रख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। और ये जो सवाल है बहुत ही लो लेवल का है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी कि डेल्टा जीरो करना है, तो सब एकदम लूज बॉल, यानी सबसे पहले इस पर छक्का मारेंगे। नेक्स्ट सवाल है क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें बेसिकली बेसिक कॉट को कॉस बाई साइन में लिखना होता है ना, जब भी कॉट टैन में हो तो उसको हम कॉस साइन में कन्वर्ट करते ही आपको एक दे दीजिएगा फॉर्मूला, यानी कि इसको आप लो में मार्क करेंगे। और नेक्स्ट सवाल जो है आपके पास रिलेशन फंक्शन का, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपको इजी सवाल है बट आपको सोचने में टाइम लगेगा, हो सकता है आप वहाँ पे इधर उधर मिस्टेक हो, इसको आप मॉडरेट में लेकर जा सकते हैं या लो लेवल में ले जा सकते हैं। ये सवाल आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का है, और डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ साथ इसको आपको करने में टाइम जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन वगैरह है, आपको क्लिक न किया, तो इसको आप मॉडरेट या डिफ़िकल्ट में रखेंगे। डिफ़िकल्ट में सबसे बेहतर होगा, आपको इसमें टाइम जाएगा, सी निकालना, फिर इंटीग्रेट करना, फिर वैल्यू निकालना, इससे अच्छा 2-3 प्रॉब्लम अदर कर लेंगे हम। ठीक है, 75 तो 75 करना नहीं है मुझे, अगर उस लेवल के नहीं है तो फिर हमारे पास नेक्स्ट सवाल है वेक्टर का। सिंपली बोला गया है कि परपेंडिकुलर है एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि परपेंडिकुलर के मतलब सीधा आके डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का जीरो करना है, एंड इक्वी डिस्टेंस बोला है यानी कि हमें डिस्टेंस मैग्नीट्यूड को इक्वल कराना है। तो इसे वेरी लो सवाल है, सीधा लो में रख दिया, इसको कैटेगराइज कर दिया। इस सवाल है सिंपल रिप्रेजेंट सर्कल को कर रहा है, यानी कि जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई से रिप्लेस करना है और मॉड में मॉडुलस ले लेना, उसको कर करेंगे तो आपका सर्कल का इक्वेशन, बट थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगे, तो आप लो प्लस में रख लें। और
हमारे पास नेक्स्ट सवाल जो है रिपीटेड सवाल है भाई साहब। ये पीवाई की मैंने नोट्स में कितने स्टूडेंट को पढ़ाया हूँ, कितने बार। एक्स का वैल्यू जस्ट टेंथ क्लास का सवाल है। इसमें एक्स का वैल्यू जस्ट 1 पुट करके हम देखते हैं। इस जब भी ऐसा एक्सप्रेशन होता है x=1 अगर सेटिस्फाई कर गया तो यानी कि x=1 एक रूट्स है, बस कहानी खत्म है। इक्वल रूट्स है यानी कि बीटा भी 1 ही होगा, अल्फा 1 है तो यानी कि इसको हम लो कैटेगरी में रख देंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि डोमेन पूछा गया। डोमेन तो ईजी होता है बट ये आपको 4th डिग्री में दिख रहा है। हो सकता है आपको उस टाइम प्रेशर में आप फैक्टराइज वगैरह नहीं कर पाए, डिफ़िकल्ट हो, तो आप इसको मॉडरेट में लेकर जाइए। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है इंटीग्रेशन का। भाई साहब इंटीग्रेशन क्या ही ईजी पूछा है, PYQ से उठाकर डाल दिया जेईई एडवांस वगैरह का, और जेईई मेंस में भी रिपीटेड कर रहा है। इसमें क्या करना होता है, ये एक किसी का पावर इंटीजर बनाना होता है, तो बस इंटीजर पावर बना लेंगे। तो ये सवाल तो काफ़ी ईजी है मेरे को लग रहा है भाई। x+15 के पावर 11/13 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके और पावर 2 बना लेंगे x+5। ईजी है भाई। सो इसको लो नहीं, थोड़ा लो हो सकता है कैलकुलेटर करने में लगे, लो प्लस में रखेंगे। इंटीग्रेशन का सवाल ऐसे भी नहीं पहले करना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कर्व सेटिस्फाई डिफरेंशियल इक्वेशन का है। मैं दिखाऊंगा कि कैसे लीनियर में कन्वर्ट होगा, एलडी में किस तरह से इसको कन्वर्ट किया जाता है, मतलब कैसे समझा जाता है कि एलडी इसमें लगेगा कि नहीं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसकी बात करेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है, ईजी है बट इसमें आपको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। इसको लो प्लस में रखिए। नेक्स्ट सवाल हमारे पास नहीं है अब हम हिट करना शुरू करेंगे अपने रफ पेपर के हिसाब से कि किसको हमने लो में मार्क किया है। तो लो में जो मार्क करेंगे उसमें भी सबसे आसान होगा, उसको से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का सवाल है, बहुत लो लेवल का, तो हम इसको हिट करना शुरू करेंगे। हमें पता है कि cot 10 को cos बाई साइन में लिखना है, cot को चेंज करना होता है, तो बस हम वही करेंगे। तो साइन 70 डिग्री, cos 10 डिग्री, साइन 10 डिग्री, cos 70 डिग्री, साइन 70 डिग्री, -1। तो जैसे ही इसको करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ऊपर जाएगा, एलसीएम लेंगे तो वो आपका ए फार्मूला में चला जाएगा, cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी में चला जाएगा। तो ए फार्मूला होता है cos A प्लस बी। तो जैसे ही आप लिखेंगे तो ये cos A प्लस बी और इस ए वाला इससे कट जाएगा। आपका ए बेसिकली cos A प्लस बी मतलब 10 प्लस है 80 डिग्री और नीचे में साइन 10 डिग्री बच जाएगा। और cos 10 80 को आप लिख देंगे साइन 10 90 डिग्री -10 90 डिग्री -10 अपॉन बेसिकली cos 90 डिग्री -10 और साइन 10 में बन जाएगा, ठीक है जी। और साइन 10 बाय साइन 10 का वैल्यू कितना हो गया 1, सो इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं कितना जल्दी हो गया 30 सेकंड के अंदर। नेक्स्ट सवाल है लूज बॉल है, डेल्टा बस 0 करना है, सो जस्ट डेल्टा इसका 0 कर देंगे। सो वी कैन फाइंड द डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एवरी डेल्टा 0 होगा क्योंकि इनफाइनाइट सोल्यूशन है। तो जस्ट डेल्टा का 0 कर दीजिए यानी कि डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल दीजिए, लैम्डा -2 लैम्डा 2 -3 5 1 2 6 इज इक्वल टू 0 है। लैम्डा -4 इंटू -18 और माइनस का 10 माइनस का 28 हो जाएगा, और माइनस लैम्डा -2 इंटू 2 इंटू 6 12 दिस इंटू दिस 12 और -5 सो 7 और प्लस लैम्डा इंटू 2 2 4 4 और 3 7 इज इक्वल टू 0। 7 कॉमन है, हटा दीजिए, लैम्डा -4 इंटू माइनस का 4 हो जाएगा और माइनस लैम्डा -2 हो जाएगा और ए प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपका लैम्डा का वैल्यू निकल कर आ जाएगा माइनस का 4 लैम्डा प्लस का 16 और यहाँ से माइनस का लैम्डा प्लस का 2 और प्लस का लैम्डा इक्वल टू 0। सो एक लैम्डा से एक लैम्डा खत्म हो गया आपका और ए आपका आ जाएगा 18 हो गया। तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा आपका 9/2 9/2 जस्ट 9/2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 9/2 का स्क्वायर 81/4 और 9/2 को लिख दीजिए 18/4। सो ये हो जाएगा आपका 99/4 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए कितना जल्दी हो गया, लूज बॉल खेल गए। लूज प्लस है, हमारा मॉडरेट है, लूज प्लस है, लूज है। चलिए इसको थोड़ा भी रखते हैं, बाद में खेलते हैं, डाउटर को खेल लेते हैं। लूज है, लूज बॉल पे हिट मारेंगे। तो डाउटर को किस तरह से करेंगे अरेंजमेंट,
पहले आपको बोला गया कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड डाउटर सच दैट एनी वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर, वॉवेल को टुगेदर नहीं रखना है। तो सबसे अच्छा परमुटेशन का होता है कि जिस पे कंडीशन नहीं है उसको हम पहले अरेंज करेंगे। तो कंडीशन किस पे नहीं है, तो कंडीशन कॉन्सोनेंट पे नहीं है। तो कॉन्सोनेंट हमारे पास क्या क्या है, तो कॉन्सोनेंट है डी, जी, एच, टी, आर। तो ये 5 है, तो इनको पहले हम बैठा देंगे। तो चलिए बैठ जाइए आप जी। कॉन्सोनेंट डी, जी, एच, टी, ई, टी, आर। तो अब हमारे पास कितने वैकेंट प्लेसेस क्रिएट हुआ, तो वैकेंट प्लेसेस हमारे पास 6 क्रिएट हुआ। और हमारे पास वॉवेल्स कितने हैं, वॉवेल्स हैं 3, ए, यू, ई, 3 वॉवेल्स हैं। ये तीनों को बैठाना है हमें। तो ये तीनों को हम किस तरह से बैठा सकते हैं, तो 6 में से कोई भी 3 हम वैकेंट प्लेस सेलेक्ट करेंगे, कोई भी 3 वैकेंट प्लेस सेलेक्ट कर लेंगे। तो लेट सपोज ए सेलेक्ट किया, ए सेलेक्ट किया, ए सेलेक्ट किया। तो पहले तो हमें कॉन्सोनेंट के बैठाने का कितना तरीका हुआ, 5 है, तो 5 फैक्टोरियल। और अब 6 वैकेंट प्लेस में से 3 सेलेक्ट करने का 3 तरीका। और जो हमने 3 ए यू है उनको अरेंजमेंट का कितना तरीका होगा, 3 फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 6C3 होता है आपका 24, 24 और सॉरी 6C3 आपका वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, आपका आ जाएगा 120 इंटू 6 फैक्टोरियल को लिख दीजिए, 6 इंटू 5 इंटू 4 और बाई 3 फैक्टोरियल खा गया। ये हो गया 6 25 30 चौके 20 से 120 इंटू 120 आपका आ जाएगा 144 पे 00। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 144 पे 00, यानी कि 1 जो भी हो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस मार्क कर देना था। नेक्स्ट सवाल हमारे पास देखते हैं, लूज बॉल को खेलना चाहेंगे। तो लूज बॉल इसमें कौन सा है, नेक्स्ट आइडेंटिफाई करते हैं। लूज बॉल आपके तो सीट पेपर आपने लिख लिया और लूज बॉल तो मेरे को तो देखना पड़ रहा है, वहाँ पे तो लूज बॉल आप देख सकते हैं। ये लूज बॉल है, इसको भी खेल सकते हैं। और भी लूज बॉल थे हमारे पास, ये लूज बॉल था, इसको पहले खेल जाते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें एक्स का वैल्यू 1 पुट कर, जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन फंसा हुआ बड़ा सा दिखे, आप पहले भी PYQ में पूछ चुका है बहुत बार, तो आप सबसे पहले एक्स का वैल्यू 1 पुट करके चेक किया कीजिए। तो एक्स का जैसे ही वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपको दिखेगा कि AB माइनस AC प्लस BC माइनस BA और प्लस का AC माइनस BC। देखिए LHS RHS 0 है तो LHS भी 0 हो रहा है, देखेंगे तो आपका सारा कैंसिलेशन हो रहा होगा। AB यहाँ AB जो है वो AB यहाँ से कटा, A जो है वो इससे कटा, A जो है वो इससे कटा, यानी कि 0 इक्वल टू 0 है, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 1 पता चल गया। हमने x का वैल्यू 1 रखा था, यानी कि अल्फा वैल्यू 1 है। और ऑलरेडी प्रॉब्लम में बोल रखा है कि अल्फा और बीटा दोनों इक्वल है, तो बीटा का भी वैल्यू क्या हो गया 1। तो अब हम क्या करते हैं, हम सम ऑफ रूट्स नहीं पे खेलते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऑफ रूट पे इजी होता है। तो प्रोडक्ट्स ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A। तो C यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, तो कांस्टेंट टर्म है आपका C इंटू A माइनस बी अपॉन A इंटू बी माइनस C। तो यहाँ जस्ट 1 पुट कर दीजिए, तो 1 जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे अल्फा इंटू बीटा का, तो 1 इज इक्वल टू ऊपर हो जाएगा AC माइनस का BC अपॉन AB माइनस का AC। सो यहाँ से रिलेशन आएगा AB माइनस AC इज इक्वल टू AC माइनस का BC। सो अगर आप देख पा रहे होंगे तो 2 टाइम्स AC इज इक्वल टू AB प्लस BC हो रहा है। जैसे हम B को कॉमन लेंगे तो B को कॉमन लेंगे तो A प्लस C, और इसका वैल्यू दिया हुआ है, B का भी वैल्यू दिया हुआ है आपको और A प्लस C का भी वैल्यू दिया है। तो जस्ट अगर आप पुट करेंगे तो B का वैल्यू है आपके पास 16/5 और इसका वैल्यू है 5। देखिए जैसे जैसे करते जाएंगे आपको जरूरत पड़ेगा उसके हिसाब से करना होता है, नहीं कि पहले से कुछ सोचना होता है। आप जैसे जो आप सोचे उसको करते जाइए, आपको जरूरत पड़ेगा उसके हिसाब से मैथ में निकालना होता है। तो 5 से 5 कट गया, AC का वैल्यू 8 आ गया। AC का वैल्यू आपने 8 फाइंड आउट कर लिया, जस्ट AC वी गॉट 8 वैल्यू। और A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर पूछा गया है, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर को हम लिख सकते हैं A प्लस C का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स AC, और A प्लस C का वैल्यू दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 8 इंटू 2 16। सो 9 इज द करेक्ट आंसर, इसका 9 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लूज बॉल को ढूंढेंगे। लूज बॉल हमारा तो अब तो सीट पे लिखे होंगे तो वो तो ईजी होगा आपको देखना, मैं तो लिखा नहीं हूँ सीट पे, यहीं से देख रहा हूँ। चलिए तो हमारा नेक्स्ट सवाल है कि वेक्टर ऑफ पोजीशन इतना सच दैट दे आर परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर बोल दिया, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है यानी कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो डॉट प्रोडक्ट को 0 करना है, पहला कंडीशन। जैसे जैसे बोला जा रहा है प्रॉब्लम में वैसे ही करना था, मैथ में प्रॉब्लम में ही आंसर होता है बस, और कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इधर उधर सोचने में दिमाग नहीं लगाना है, बस जैसे बोला है वैसे ही करना है। यही मैं मेथड बता रहा हूँ,
सबसे वेस्ट तरीका है, मैं अब तक ऐसे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया हूँ, तो आप इसी को फॉलो करें। सो 2 इंटू 2 हमारा डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, तो डॉट प्रोडक्ट जैसे ही करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट को जीरो करा, 2i कप 2i कप 4i कप हो गया, 4 हो गया, 3n और -2 आपका माइनस का 6n हो गया, और 2 और 8p हो गया, 8p इज इक्वल टू 0। एक आपके पास यहाँ से रिलेशन आ गया कि 4p 2 से डिवाइड कर दीजिए, माइनस का 3n और समथिंग वी कैन राइट 2 इज इक्वल टू 3n और माइनस का 4p, 3n माइनस का 4p यहाँ से एक आ गया। और जैसे ही अगर आप एक और कंडीशन लगाएंगे कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि ए जो ए वाला अगर ए वेक्टर है तो ओ ए इक्वल टू क्या है, ओ बी है, यही मेंशन है आपको प्रॉब्लम में। तो जैसे ओ ए यानी कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों का इक्वल होगा, तो जस्ट मैग्नीट्यूड इक्वल करना है, तो मैग्नीट्यूड होता है रूट अंडर, तो रूट अंडर इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3n का स्क्वायर 3n का 9n स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू रूट अंडर इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 का स्क्वायर प्लस का 16p स्क्वायर, दोनों को स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो यहाँ से 4 4 तो ऐसे ही 8 8 कैंसिल हो रहा है, तो 9n स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है 16p स्क्वायर। अब यहाँ से ये कर दीजिए कि इधर ले आइए और फैक्टराइज कर दीजिए, तो 9n स्क्वायर माइनस का 16p स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। यहाँ से 3n और प्लस 4p, 3n प्लस 4p इंटू 3n माइनस 4p में फैक्टराइज कर दीजिए, 3n माइनस 4p। तो एक वैल्यू तो ऑलरेडी आपको पता है, नॉन जीरो है 2 है, इसका वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता है, दिस इज 2, दिस इज 2, तो ए वाला वैल्यू ही 0 होना पड़ेगा तभी 0 होगा, तो इसका वैल्यू 0 और इसी का वैल्यू पूछा गया है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0, इसका फट से आंसर हो जाएगा। देखिए लूज बॉल कितना खेलना आसान होता है। अब हमारे पास लूज प्लस, अभी और भी लूज प्लस बॉल बच रह गया, लूज हमारे पास, लूज बॉल को हम हिट करेंगे पहले, ठीक है, देख लेते हैं लूज बॉल कौन सा है। कोई बचा है क्या लूज बॉल, ठीक है, इसको खेल जाते हैं। तो हमारे पास ये फंक्शन है 3 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स बोला गया है, और ये जो है वो अल्फा से बीटा है, देन द फाइंड दैट बीटा माइनस 2 अल्फा। तो हमें पता है कि 3 डिस्टिंक्ट यानी कि क्यूबिक इक्वेशन है, इसका 3 रूट्स होगा, तो एफ डैश एक्स कितने जगह पे 0 होगा, 2 जगह पे। तो एफ डैश एक्स की बिहेवियर देख लेते हैं, तो एफ डैश एक्स जो होगा उसको हम निकाल लेते हैं, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा 15x स्क्वायर माइनस का 15, तो इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो हमें x का जो वैल्यू मिल रहा है प्लस माइनस 1 मिल रहा है। एक्स पे अगर स्टडी करें, इसकी वैल्यू की स्टडी करें, फंक्शन की वैल्यू f(1) निकालें, तो f(1) सॉरी अभी हम f(1) नहीं देखेंगे, जस्ट एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स में जैसे ही हमें 0 मिला तो x इक्वल टू 1 पे 0 मिल रहा है और x इक्वल टू -1 पे 0 मिल रहा है ना। तो फंक्शन कुछ इस तरह से बिहेव करेगा कि आपको एक पे मैक्सिमम और मिनिमम, देखिए अगर यहाँ पे नंबर लाइन बनाए तो ये 1 है -1 है, प्लस से स्टार्ट करेंगे माइनस प्लस, तो यहाँ पे आपको मिनिमा मिलेगा, इस वैल्यू पे मिनिमा, इस पे आपको मैक्सिमा मिलेगा, राइट, क्योंकि माइनस से प्लस चेंज हो रहा है तो मिनिमम प्लस से माइनस है ना, तो आपको मैक्सिमा मिलेगा। तो आपको पता है कि 1 पे इसका वैल्यू मिनिमा मिलने वाला है और -1 पे मैक्सिमा मिलने वाला है। सो ग्राफ किस तरह से होगा, ग्राफ आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, लुक लाइक दिस इज द ग्राफ ऑफ क्यूबिक फंक्शन। सो ग्राफ अगर आप देखें तो एफ डैश एक्स 0 मतलब x इक्वल टू -1 पे 0 हो रहा है और x इक्वल टू 1 पे 0 हो रहा है। आपको ये दिख रहा है मिनिमा है यहाँ पे मिल रहा है, मैक्सिमा मिल रहा है, यानी कि एक रूट यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में रूट होगा, यानी कि देख रहे हैं कि एफ ऑफ -1 हमने क्यूबिक का ग्राफ बनाया, तो एफ ऑफ -1 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, एफ ऑफ -1 अगर आप देख पा रहे हो तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, एफ ऑफ 1 एक निगेटिव क्वांटिटी है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा एफ ऑफ -1 इंटू एफ ऑफ 1 वो एक हमारा निगेटिव क्वांटिटी होगा, पॉजिटिव इंटू ऑलवेज, तो हमें ही वैल्यू खेल जाएंगे। तो जस्ट यहाँ पे फंक्शन में हम वैल्यू पुट कर देंगे -1 और 1 और उसको लेस देन 0 करा देंगे। जैसे ही 1 पुट करेंगे तो 5 -15 -a और इनटू हमारा हो जाएगा, -1 पुट करेंगे तो -5 और प्लस का 15 हो जाएगा और माइनस का a, ये हमारा वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगा। सो यहाँ से अगर आप देख पा रहे होंगे तो -10 -a है, सो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो बन जाएगा a प्लस का 10 और यहाँ पे बन जाएगा आपका 10 माइनस का a और एक ग्रेटर देन 0 माइनस से मल्टीप्लाई किया, इसलिए इनइक्वालिटी को हमने चेंज कर दिया। अब हमारा फिर यहाँ से हमने कोफिशिएंट को, जो वेरिएबल होता है उसको कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं,
तब हम नंबर लाइन पे देखेंगे तो हम 1 बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a+10 इंटू a-10 ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 हो जाएगा। अब अगर आप नंबर लाइन पे देख रहे होंगे तो ये 10 है, -10 है, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है माइनस प्लस, यानी कि हमें ए वाला चाहिए माइनस वाला। तो ए जो बिलोंग करेगा वो -10 से 10 करेगा, है ना, -10 से 10 करेगा। तो हमें अल्फा का वैल्यू कितना मिल गया, -10, बीटा का वैल्यू कितना मिल गया 10। तो हमें पूछा है बीटा माइनस, तो 10 माइनस और प्लस का 20 हो जाएगा 30, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं। हमारा लूज बॉल शायद ख़त्म हो चुका है, अब लूज प्लस की ओर मूव करेंगे हम लोग। आई थिंक लूज हमने बॉल ने शॉट मार दिया है, लूज बॉल पे छक्का। ओके, बच रहा है लूज बॉल क्या, नो ये मेरे को टाइम लग रहा है क्योंकि मैं यहाँ से डिस्प्ले से देख रहा हूँ। आप तो आपके पास रफ शीट होगा, आप जस्ट देख लेंगे कि इस नंबर में मैंने लूज मार्क किया, नंबरिंग कर लेंगे तो उस बॉल को आप पहले हिट कर देंगे। तो मुझे तो देखने पड़ रहा है इस पर। चलिए हमारा कंटिन्यूटी का सवाल को सॉल्व कर लेते हैं तो थोड़ा ईजी होगा। तो देखिए पहले आपको पता है कि साइन x/x लिमिट x टेंस टू 0 पे 1 होता है, तो इसी पे कॉन्सेप्ट पे है। तो x यहाँ पे क्या है, पूरा इतना है, तो k जब उस फार्मूला को लिखने के लिए k एक k1 + 1 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, और k1 तो k1 + 1 हो गया, वहाँ से k1 + 1 और यहाँ से आपका k2 + 1 हो जाएगा, k2 + 1। और कंटिन्यूअस है तो जो एट x = 0 पे जो आ रहा होगा लेस देन 0 पे, वही x = 0 पे भी वैल्यू आ रहा होगा, यानी कि हमारा फंक्शन जो है x लेस देन 0 में भी सेम दे रहा होगा जो x = 0 में। तो 4 चूँकि बोल रखा है कि कंटिन्यूअस एट एक्स है, तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया कि k1 + k2 जो होगा वो 2 के इक्वल होगा। एक रिलेशन हमने यहाँ से प्राप्त कर लिया, और दूसरा रिलेशन हम यहाँ से निकाल लेंगे। इस ये जो है यानी कि 0 प्लस पे और 0 पे वैल्यू सेम होगा, कंटिन्यूअस है तो अगर हम आप जैसे लॉग का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, log a के पावर m माइनस log a के पावर m/n होता है, log a के पावर m - n। तो जस्ट इसको अप्लाई करेंगे तो आपको log k2x + 1 माइनस log k1x + 1 ये बन जाएगा। अब आप इसमें क्या करेंगे कि जस्ट डिवाइड कर देंगे, x सबको स्प्लिट कर देंगे। आपको पता है कि ln 1 + x/x हमारा 1 होता है लिमिट x टेंस टू 0 पे, हाँ। तो यहाँ पे x नहीं होके k2x है, तो हमें k2 से मल्टीप्लाई करना, k2 से डिवाइड, और x तो ऑलरेडी है, ये k2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये तो हमारा 1 बनाने में काम आ जाएगा, तो वहाँ से बच गया हमारा x, तो ये उधर खा जा रहा है, x यहाँ पे चला जा रहा है, x यहाँ पे चला जा रहा है, यहाँ पे k1 आएगा और इधर एक k1 से मल्टीप्लाई होगा। तो आपका क्या हो गया, k2 - k1 = क्या होना चाहिए, 4 के इक्वल, इसके इक्वल ही होना चाहिए। तो k2 - k1 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो और एक k2 + k1 कितना आया था, आपका आया था 2। तो यानी कि दोनों को ऐड करेंगे तो 2k2 = 4, तो k2 = आ जाएगा हमारा 2, और k2 का वैल्यू जैसे ही 2 आया तो अगर पुट करेंगे तो हमारा 0 मिल जाएगा, k1 का वैल्यू 0। तो हमें पूछा गया क्या, k1 + तो 4 इसका आंसर हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है, और भी देख लेते हैं लूज बॉल है क्या। चलिए हाँ, ये हमारे पास लूज बॉल ही था। और नेक्स्ट सवाल है, हमारे पास लूज बॉल आ गया है। इफ़ फॉर एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ फर्स्ट टर्म इज 3, ए इसका 3 दिया हुआ, जैसे जैसे बोला जाता है प्रॉब्लम वैसे ही करना है और कुछ नहीं करना है, दिमाग अपना नहीं लगाना है, प्रॉब्लम जैसे बोल रहा है वैसे करना है। फर्स्ट फोर टर्म का मतलब है कि a1 + a2 + a3 + a4 का सम जो है वो = 1/5 ऑफ ए है a5 + a6 + a7 + a8। बोला है कि नेक्स्ट का 4 टर्म का सम का 1/5 है। तो इसका हम सम का फार्मूला क्या लिखेंगे, इसमें जो a1 है वो a है, तो n/2 आप लिखते हैं फार्मूला Sn = n/2 2a, या a1 + an ये लिखते हैं। तो इसी फार्मूला का हम इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। तो n/2 यानी कि 4/2 2 × a का वैल्यू है 3 प्लस n-1 × d भी कर सकते हैं, तो 4 - 1 तो इंटू d, तो 3d हो जाएगा, 3d। और यहाँ से आप = 1/5। यहाँ पे देखिए समझिए, पहले a5 जो है वो a + 4d लिखा जाएगा, तो a + 4d यानी कि 3 + 4d, और इसको लिख देते हैं a प्लस TL a8 को लिखा जाएगा। आप ए वाला फार्मूला यूज कर रहा हूँ, a8 को लिखा जाएगा a प्लस यानी कि 3 + 7d, a + 7d।
सो 3+7D। चलिए अब यहाँ से और 4/2 भी है, चूँकि हम इस फॉर्मूला यूज़ करें तो 4/2 भी लिखना पड़ेगा n/2। तो 4/2 तो कैंसिल ऐसे ही हो गया, 5 को इधर लेकर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 30 हो जाएगा और प्लस का 15D हो जाएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6 और प्लस का 10D। ठीक है, तो यहाँ से आपको वैल्यू जो D का निकल कर आएगा वो इधर ले आइए, तो 24 इज इक्वल टू माइनस का 5D। सो आई थिंक समथिंग इज एरर, नो 11, 7 और 4 11D। सो this is basically 24 is equal to there is 5 into 3 15D, correct, 15D, here is 11D, okay, so got it, minus का 4D, so D is equal to we got -6, D is equal to -6 आपको मिल गया। अगर आप D equal to 6, बस यही तो काम ही था आपको। अब S20 निकालना है, S20 20/2 2A, 2 इंटू A का वैल्यू है 3 प्लस n-1 इंटू डी, एन का वैल्यू है 20, 20 - 1 19 इंटू डी का वैल्यू माइनस का 6। इसका जैसे ही वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 10 इंटू 6 और ये हो जाएगा आपका 19 इंटू 6, 9 से 54 और 6 5 11 114 और ये हो जाएगा 108 -108। सो ऑप्शन नंबर सी का सही हो जाएगा। हमने लूज बॉल खेलना स्टार्ट कर दिया है। अब हम मॉडरेट पे भी आ जाते हैं। ए हमारा पास इस पे खेल लेते हैं। हमारे पास मल्टीनोमियल्स थ्योरम का सवाल है। पहले आइडेंटिफाई करना सीखे, जब 2 या 2 से ज़्यादा ये टर्म्स हो और इस तरह का हो तो हमें समझना है कि मल्टीनोमियल्स थ्योरम का प्रॉब्लम है। तो मल्टीनोमियल्स थ्योरम में बोलता है कि जो ऊपर में n है वो n फैक्टोरियल आएगा, तो यानी कि 6 फैक्टोरियल अपॉन R1 फैक्टोरियल। मान लेते हैं कि इसका पावर R1 है, इसका पावर R2 है, इसका पावर R3 है। तो R1 प्लस R2 जो होगा, ऑल पावर जो होगा वो n के इक्वल होता है। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 जो होगा वो 6 के ही इक्वल होना चाहिए। तो R1 हमने x के पावर को 1 के पावर को माना है, R2 जो है वो हमने 2 के पावर 1/3 को माना है और ये R3 फैक्टोरियल। इस तरह से हमने कर लिया। और इसका पावर 1/R1 और इसका पावर 2 के पावर 1/3 R2 और इसका 3 के पावर 1/2 R3 कर देता हूँ। ठीक है, अब हमें कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा कि कब हमारा रैशनल टर्म्स आएगा। तो आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन को काउंट करना पड़ेगा कि कब हमारा आएगा। तो आप चलिए ऐसा कीजिए कि R2 को आप कंसीडर कर लीजिए कि वैल्यू 0 है। R2 का एक बार 0 आप ले लीजिए तो रैशनल बन जाएगा। तो R1 प्लस R3 कितना होगा? R1 प्लस R3 6 होगा। अब 6 होने की क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, जिसके लिए 3 के पावर 1/2 एक रैशनल, 1/2 रैशनल। तो अगर हमारा R3 जो होगा वो मल्टीपल ऑफ 2 होगा तो हमारा होगा तो R2 मल्टीपल। तो R3 तो एक बार आप पहले अब 0 भी ले सकते हैं। तो R1 को आप कितना वैल्यू लीजिएगा? R1 का वैल्यू आप लीजिएगा 6। अब R3 अगर फिर आप 2 का मल्टीपल लेना है तो 2 लेंगे तो R1 को कितना लेना पड़ेगा? 4। R2 को आप 4 लेंगे तो R3 को 4 लेंगे तो R1 को कितना लेना पड़ेगा? 2। अगर आप R3 को 6 लेंगे तो R1 को लेना पड़ेगा 0। तो एक कॉम्बिनेशन हो गया। जब हमने R2 को 0 लिया तो ये R2 के 0 पे हमने देख लिया। अब हमने R1 को ये ले लेता हूँ, R2 को R2 जो होगा वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा तभी हमारा रैशनल। तो R2 को हम, क्योंकि तभी हमारा इंटीजर बनेगा पावर, तो 3। ठीक है, तो 3 ले लेंगे R2 का वैल्यू। तो जब 3 लेंगे तो R1 प्लस R2 जो होगा, R3 जो होगा वो 3 बचेगा क्योंकि ऑल सम 6 है। तो अब R1 प्लस R3 में क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है? R1 प्लस R3 जब 3 होगा तो R1 प्लस R3 इज इक्वल टू 3। किस किस तरह से कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं? तो आपको ये लेना पड़ेगा कि R3 जो है, चूँकि R3 मल्टीपल ऑफ 2 होना तो एक बार 0 ले लीजिए, R3 का वैल्यू 0 ले लीजिए, R1 का वैल्यू 3 ले लीजिए। अब R3 का वैल्यू आप क्या ले सकते हैं? 2 ले सकते हैं। तो 2 लेंगे तो R1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब आप ज़्यादा कुछ ले नहीं सकते हैं क्योंकि 2 का मल्टीपल लेना है और R1 प्लस R2 3 ही है तो 3 नहीं ले सकते हैं, खत्म। अब हम R2 को और भी 6 ले सकते हैं। तो R2 को हम, क्योंकि R2 जो है मल्टीपल ऑफ 3 है, तो R2 को हमने वैल्यू कितना ले लिया? 6 ले लिया। तो R1 प्लस R3 जो वैल्यू बचा वो 0। R1 प्लस R3 का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो दोनों का पावर 0 होगा तभी ऐसा ही पॉसिबल है।
तो ये इस कॉम्बिनेशन से अब आप इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जो ये आपका एक्सप्रेशन आया। ठीक है जी, तो जस्ट इसका आप सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। तो अब थोड़ा लग रहा है कि मुझे नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा, ऐसा कैलकुलेशन नहीं होगा, तो आप शायद कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप कि कैलकुलेशन कर लेंगे। तो आप लिखेंगे क्या, जो जो आपने कॉम्बिनेशन बनाया है उसी को वैल्यू पुट कर देना है। तो यहाँ जस्ट इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है ना। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन पहला कॉम्बिनेशन है R1 का वैल्यू 6, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन बाकी का पावर 0 फैक्टोरियल है, 0 फैक्टोरियल, बाकी वैसे 0, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है हमारे पास R2, अभी हम सब 0 रखे हैं, 2 और 4 का है, 2 और 4 का। तो 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, और 2 किसका लिया हूँ पावर, 2 लिया हूँ R3 का, यानी कि 3 के पावर 1 होगा, है ना, 2 होगा तो 3 के पावर 1 हो गया, प्लस 6 फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन मैंने लिया है 4, R3 4 है और A2 है, तो 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल तो होगा ही। इस बार आपका 3 के पावर 2 होगा, प्लस 6 फैक्टोरियल अपॉन नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है 6 का, तो 6 फैक्टोरियल हो गया, बाकी फैक्टोरियल 0 होगा तो 1 ही होगा, इनटू इस बार आपका 3 के पावर 6 लिए तो 3 आएगा, तो 3 के पावर 3 हो जाएगा। अब चलिए हो गया इतना। अब थर्ड का एक कॉम्बिनेशन हो गया आपका, R2 का वैल्यू 3, R2 का वैल्यू आप 3 लेंगे, है ना, तो यानी कि 6 फैक्टोरियल और बाई 3 फैक्टोरियल, तो यही R2 का हो गया। और R1 क्यों क्या आपने लिया है, R1 को जस्ट 3 लिया है तो 3 फैक्टोरियल कर दीजिए, और R2 को क्या लिया है, R3 को 0 लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रह गया। प्लस और बट आपने 3 फैक्टोरियल किसका लिया है, R2 का, तो R2 के 3 लेंगे तो 2 का पावर 1 हो जाएगा, तो यहाँ 2 के पावर 1, प्लस 6 फैक्टोरियल अपॉन नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है R2 तो 3 ही रह रहा है, तो 3 फैक्टोरियल लिख दीजिए आँख मूंद के, और 2 के पावर 1 आँख मूंद के लिख दीजिए। और R2 का वैल्यू 2 हुआ है तो 3 के पावर 1 बनेगा, तो 3 के पावर 1 और 2 फैक्टोरियल है, R2 का वैल्यू और R1 1 है। चलिए अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है 6 फैक्टोरियल अपॉन, ये हमने R2 का वैल्यू 6 लिया तो 6 फैक्टोरियल, बाकी के पावर 0 होगा, तो 6 2 के पावर 1/3 के पावर से तो 2 क्रिएट होगा, तो 2 के पावर 2। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 प्लस 6 फैक्टोरियल, 6 5 30, 30 तो 15 हो जाएगा ना, 15 हो जाएगा, और ए प्लस हो जाएगा 6, ए भी 15 हो जाएगा, और 15 इंटू 3 45 हो जाएगा, ए 15 हो जाएगा, और ए हो जाएगा 15 इंटू 3 ना, सॉरी 15 इंटू 9, 15 इंटू 9, 15 9 35 से, और प्लस ए 1 27, और प्लस ए 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल अपॉन 3, तो 6 25 30, 30 चौके 20 120, 120 बाई 6 20 हो गया, और इंटू 2 तो ये 40 हो जाएगा, और प्लस 6 फैक्टोरियल, यानी कि आप इस भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 20 120 यानी कि 60, ये कितना आया था, 40 आया था ना, और 60 इंटू 6 तो ये 720 हो जाएगा, 60 इंटू 6 60 इंटू 660 हो जाएगा, 360 360, आप कैलकुलेट कर लेंगे 360, और प्लस F4 इसका कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। आई थिंक आंसर आएगा इसका, कैलकुलेट कर लीजिए जस्ट, इसका आंसर आएगा आपको 612। हाँ, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इस पे आते हैं लूज प्लग पे। तो पहले इसको आप π/2 से पाई दिया हुआ है ना, π/2 से पाई दिया हुआ है। आपको कॉस इन्वर्स कॉस का ग्राफ आपको आइडिया है, कॉस इन्वर्स कॉस का जो ग्राफ होता है, देखिए सबसे पहला अप्रोच बाहर को देखिए कि बाहर में फंक्शन क्या है, कॉस का फंक्शन है, तो हमें इसकी ही मित्र मतलब इसको कॉस में ही लेकर आना है, जो अंदर ब्रैकेट में जो भी रहे बाहर के हिसाब से अंदर चलता है, ना कि समझ रहे हैं बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जो बाहर में फंक्शन है उसके हिसाब से हम अंदर वाले फंक्शन को क्रिएट करेंगे उसी के तरफ फॉर्म में। कॉस में तो कॉसी में हम इसको लाना चाहेंगे, मतलब कॉसिक इनवर्स ऐसा। तो ये होता है हमारा कॉसिक इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है 0 से लेकर 2π में, उसी जरूरत पड़ा है 0 से 2π होता है, ये पाई होता है ना, ये पाई पे वैल्यू पाई मिलता है आपको, ठीक है। तो अब हम अगर देखें इसको, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि कॉस
लिख सकते हैं अल्फ़ा, है ना, कॉस अल्फ़ा, इसको साइन अल्फ़ा। इज इट करेक्ट? अब आपको पता है कि कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस एक्स प्लस ए क्या बन सकता है, साइन अल्फ़ा इंटू साइन कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फ़ा। तो ए बेसिकली कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा बन गया और बाहर में कॉस इन्वर्स लगा हुआ है, तो ए अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, अब पाई बाई टू से पाई है तो इसमें वाई इक्वल टू एक्स ही लाइन है, आप अगर देख नहीं पा रहे हो तो इसी लाइन पे गिरेगा हमारा पाई बाई टू से पाई है, ठीक है, एक्स का वैल्यू। तो ये तो इसी लाइन पे आ रहा है तो एज इट इज़ ओपन होगा एक्स माइनस अल्फ़ा ही। अब अल्फ़ा क्या हमने माना था, हमने माना था कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 12/13, तो टैन अल्फ़ा में आंसर दिया हुआ है ना, टैन अल्फ़ा में देखिए जो ज़रूरत पड़ता है उसके ऑप्शन में टैन अल्फ़ा है, तो हम इसको टैन अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये है बी बाई एच, तो पी बाई बी होता है तो पी आ जाएगा 5/12, तो 5/12, तो अल्फ़ा क्या आ जाएगा, टैन इनवर्स 5/12, तो टैन यहाँ पर जस्ट कर दीजिए एक्स माइनस टैन इनवर्स 5/12। तो ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट लूज बॉल। चलिए अब ये हमारा रिलेशन है डिफाइंड ऑन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, देन हाउ मेनी ऑर्डर पेयर एडेड टू इतना सो दैट द बिकम्स इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए जो भी रिलेशन होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। ऑल तीनों अगर को मीट करेगा तभी हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन की कंडीशन होती है कि जो भी सेट में एलिमेंट्स है उसका पेयर एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब अगर 1 2 3 4 है तो 1 1 2 2 3 3 4 4 रिलेशन में होना ही चाहिए। तो बट उन्होंने 3 3 तो ऑलरेडी दे रखा है, तो हमें ज़रूरत क्या पड़ रहा है, ज़रूरत पड़ रहा है हमें ये 1 1 नहीं दिया, 2 2, तो ये तो ऐड करना ही पड़ेगा इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए। 2 2 और 4 4, ये तीन एडिशन हमें पता चल गया। ये तो हमारा रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन हो गया कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए होना चाहिए। अब नेक्स्ट कंडीशन है कि हमारा सिमेट्रिक का देख लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए तो यहाँ पे 2 1 है तो 1 2, तो 2 1 होना ही चाहिए फॉर सिमेट्रिक। और 2 3 है तो 3 2 होना ही चाहिए सिमेट्रिक के लिए। तो ये हमारा सिमेट्रिक के लिए रिलेशन आ गया। अब हम आगे देखेंगे ट्रांजिटिव के लिए। तो जब हमने ऐड करेंगे तो हमारा जो क्रिएट हो रहा है 2 1, यहाँ से देखिए ऑलरेडी है 2 3, फिर देखिए जहाँ पे इंड होता है ना वहाँ से हम देखते हैं तो 3 3 है तो 2 3 होना चाहिए, 2 3 है, चलिए ठीक है। तो 2 3 3 2, तो 2 2 है, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं 1 2 1 2 2 1 2 2 3 आई थिंक। यहाँ पे आप ट्रांजिटिव के लिए रिलेशन देखेंगे कि ट्रांजिटिव कब बन पाएगा, है ना। तो ट्रांजिटिव बनाने के लिए आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, और तो अगर आप देखें ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होता है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होता है, तो ए कॉमा सी मस्ट बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो ऐसा ढूंढिए कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, बट वो ए कॉमा सी नहीं है। ऐसा क्या पेयर आपको इसमें दिख रहा है, बस वही आपको देखना है। इसीलिए बोला था ना मॉडरेट में रखना है, इसमें सोचना पड़ेगा। तो 1 1 2 2 हो गया, 4 4 2 1 ओके, 2 3 है यहाँ पे, 2 3 और 3 2 है, तो 2 2, तो 2 2 तो है, 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 होना चाहिए। चलिए 1 मिल गया हमारे, 1 3 होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए 1 हमने यहाँ से देखा कि 1 2 है और 2 3 है, तो 1 3 होना चाहिए फॉर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए हमने देख लिया। अब हमें देखना है ट्रांजिटिव। जब 1 3 जब ऐड कर देंगे एलिमेंट तो भैया मोरे सिमेट्रिक के लिए 3 1 भी तो होना चाहिए। तो जब हम ए ऐड किए इसके बेसिस पे अब हम देखें कि ये हमारा ट्रांजिटिव होने के लिए ऐड किया गया एलिमेंट्स, तो अब सिमेट्रिक भी तो इसके अराउंड होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें सिमेट्रिक होने के लिए 3 1 इसका ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमारा कंडीशन हो गया। तो यहाँ से हमें टोटल कितना मिल गया, 1 और 3 1 4 और 4 8, 4 और 3 7, सॉरी 7, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अभी हम इस पर नहीं खेलेंगे भाई, बहुत लेंदी हो सकता है। अब हमारा ए लूज प्लस बॉल है तो हम इस पर हिट मारेंगे, लूज प्लस बॉल को हिट करेंगे
तो देख लेंगे कि हमें पहले नंबर जब भी इस तरह का अप्रोच होता है तो हम पहले नंबर क्या करते हैं कि जेड को सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई से। आँख मूंद के भैया इसी सब्स्टिट्यूट करिएगा। और आपको पता है कि जेड अपॉन जेड वन अपॉन जेड टू का मॉडुलस लिखा रहता है, तो आप जेड वन अपॉन जेड टू का मॉडुलस कर सकते हैं भैया। तो आप इसके बेसिस पे जेड अपॉन जेड प्लस आयोटा का मॉडुलस कर सकते हैं इक्वल टू 2। तो आप जेड का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मॉड लीजिए तो इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट हो जाएगा। और जेड प्लस वन आयोटा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आयोटा टाइम्स वाई प्लस वन हो जाएगा। तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, जेड प्लस आयोटा का मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का स्क्वायर का रूट हो जाएगा। ठीक है भैया, तो इसको जस्ट यहाँ पे कर दीजिए। उसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो गया। अब यहाँ से स्क्वायरिंग कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको ओपन भी कर देते हैं तो 2y प्लस का 1। ठीक है भैया, अब हमारा यहाँ से अगर देखें तो 4x स्क्वायर बनेगा, इधर से एक्स स्क्वायर जाएगा तो 3x स्क्वायर होकर लेते हैं, 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 3y स्क्वायर और 8y हो जाएगा और प्लस का 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर 3 से डिवाइड करें सेंटर निकालने के लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8/3y प्लस 4/3 इक्वल टू 0। तो इसका सेंटर क्या दिख रहा होगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट आपको दिख रहा होगा 0, -4/3। सो 0, -4/3 सेंटर आ गया। चूँकि हमें सेंटर निकालना था क्योंकि सेंटर से ही डिस्टेंस डी का। अब डिस्टेंस फार्मूला भैया जस्ट यूज करना है, डिस्टेंस फार्मूला पीडी निकालना है। तो पीडी जस्ट डिस्टेंस फार्मूला यूज कर दीजिए। ये आपको पी मिल चुका है, पी का कोऑर्डिनेट 0, -4/3 है और डी का कोऑर्डिनेट आपको मेंशन है 1, 5। डिस्टेंस फार्मूला जैसे ही अप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 - 0 और 5 + 4/3 का स्क्वायर। तो +5 + 3 15 और 4 19/5 3 का स्क्वायर 19/3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा भैया मेरे 9 और प्लस 19 का 361 और बाई 9 तो 370/9 रूट में। सो ऑप्शन नंबर आई थिंक बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए लूज बॉल प्लस मैंने इसको भी सॉर्ट आउट कर दिया। अब इसको भी तो खेल जाइए। इसको क्या कीजिए कि आप यहाँ पे x प्लस 15 के पावर 15/13 से डिवाइड मार दीजिए, सॉरी 11/13 से। इसको इंटीजर बना लीजिए, 11/13 से मार दीजिए और यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए x + 5 11/13। ऐसे जैसे ही करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, बेसिकली हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा dx अपॉन x - 1 अपॉन x + 15 और पावर 11/13 और ये हो जाएगा x + 15 पावर 2, राइट। 15 + 26 2 हो जाएगा। अब जैसे इसको t से सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इसका t सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस क्वांटिटी नो दिस इज नॉट होल ओनली दिस थिंग्स। अगर आप इसको t से सब्स्टिट्यूट करेंगे t से तो आपको dt यहाँ पे दिख जाएगा। तो जस्ट x - 1 अपॉन x + 15 को आप t से मार्क कर दीजिए। तो इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए u/v रूल से। तो x + 15 इंटू 1 इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस x - 1 इंटू 1 इसका डिफ्रेंसिएशन अपॉन x + 15 का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर चाहिए भी था, नीचे में था, वो आपको dt में चला जाएगा, dx इज इक्वल टू dt। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ दिख रहा होगा कि 16 हो रहा है। तो 16 तो यानी कि अल्टीमेटली इतना इक्वल टू dt/16। तो dt/16 हो गया इंटीग्रेशन 1 अगर आप देखेंगे तो dt इंटीग्रेशन ऑफ 1/16 हो जाएगा और dt अपॉन t पावर कितना है 11/13, यानी कि t के पावर -11/13 कर देता हूँ, t के पावर -11/13 dt। तो ये जो वैल्यू निकल कर आ जाएगा 1/16 t के पावर -11/13 को हम लिख सकते हैं t के पावर 2/+1 करेंगे तो 2/13 और नीचे आएगा 2/13 तो 13 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे। तो हमारा अल्टीमेटली अब आ चुका होगा। सो आई थिंक आप समझ चुके होंगे। तो 13/32 t पावर 2/30 t हमने माना है x - 1 अपॉन x + 15 और इसका पावर हो जाएगा 2/13। सो इसी आपका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए लूज बॉल भी हमने खेला, लूज प्लस यहाँ पे भी बॉल है। सो लूज प्लस को हमने सॉर्ट आउट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर आइडेंटिफाई करना सीखे प्रॉब्लम को, तो कि लीनियर डिफरेंशियल है कि वेरिएबल सेपरेबल है कि क्या है, तो प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि किस टॉपिक से किस चैप्टर से पूछा गया है और पर्टिकुलर किस टॉपिक का सवाल है। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लिए तो आप 80% प्रॉब्लम तो ही सॉल्व कर लिए। तो पहले नंबर अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे होंगे तो ये जो प्रॉब्लम है वो इस तरह का देखेंगे कि आपको फॉर्म याद है कि dy/dx प्लस पी ऑफ y इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पे p और y जो p और q होता है वो x का फंक्शन होता है। अगर ऐसा फॉर्म होता है कि dx/dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, तो यहाँ पे p और q जो होता है वो y का फंक्शन होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि x के साथ हमारा y है, यानी कि जो q होने वाला है, p जो होने वाला है वो x का फंक्शन होने वाला है, राइट। x का फंक्शन होने वाला क्योंकि पी वाई आपको दिख रहा है, तो p आपको आइडेंटिफाई करना दिख गया होगा। तो आप पहले इन फॉर्म में से बनाइए। तो ये फॉर्म अगर आप क्रिएट करेंगे तो आपका प्रॉब्लम यहीं पे आधा सॉर्ट आउट हो चुका होगा। तो dy/dx और इधर आप 6 उधर रहेगा, y के फंक्शन इधर आएगा इसके साथ p के साथ, तो हमारा लिखा आएगा प्लस 2/1 प्लस e⁻2x और e⁻2x y इज इक्वल टू 6 अपॉन उधर ही रहने दीजिए 1 प्लस e⁻2x। अगर आप इससे कंपेयर कर रहे होंगे तो आपको q का वैल्यू दिख रहा होगा कि 6/1 प्लस e⁻2x है और p का जो वैल्यू है वो 2e⁻2x अपॉन 1 प्लस e⁻2x है। तो अगर आप ये चीज़ एनालिसिस किए तो आप हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर p dx, है ना। तो e टू द पावर p हमारा है सीधा सीधा 2e⁻2x अपॉन 1 प्लस e⁻2x dx। अगर हम इसको t मान लें, 1 प्लस e⁻2x को t मान लें तो हमारा dt पड़ा हुआ है, राइट। ऊपर में dt ही है, एज इट इज dt ही है। और तो हमारा ln 1 प्लस e⁻2x हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू होगा वो 1 प्लस e⁻2x निकल कर आ जाएगा। ln हमारा 1 हो गया, बन गया। तो ये हमारा ये निकल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हमारा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है आंसर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो पहले नंबर y लिखेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो सॉल्यूशन लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया 1 प्लस e⁻2x और इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन। q है ये, तो ये काट देगा तो 6 बेसिकली dx हो जाएगा। तो 6 dx मतलब 6। सो यहाँ से आ जाएगा आपका y इंटू 1 प्लस e⁻2x और इज इक्वल टू 6x प्लस का c। अब c निकालने के लिए इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि पास कर रहा है इससे, यानी कि x का वैल्यू 0 पे y का वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे x का वैल्यू y का वैल्यू जैसे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको चीज़ें मिल जाएगा। जस्ट 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो 0 इज इक्वल टू समथिंग 0, ये बेसिकली 2 होगा, 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c। तो c का वैल्यू हमारा निकल कर गया 0, कॉन्स्टेंट टर्म 0 है, यानी कि जो फंक्शन है y इक्वल टू 6x अपॉन 1 प्लस e⁻2x है। अब हमें किस वैल्यू पे पूछा है, x का वैल्यू, एंड इससे भी पास कर रहा है भैया, क्यों दिया है इससे पास। चलिए तो k का वैल्यू हाँ पास करा दीजिए इससे भी। x का वैल्यू आप ln2 रख दीजिए, ln2 जस्ट यहाँ पे x का वैल्यू ln2 रख दीजिए तो 6 ln2 आ जाएगा, 6 ln2 अपॉन y का वैल्यू k है तो k इज इक्वल टू निकल जाएगा अपॉन 1 प्लस e ln e2 तो 822 तो हमारा 1 हो गया, 2 पावर टू 4, सो 5 6/5 ln2, 6/5 ln2 होना चाहिए। ओ माय गॉड, 6 आई थिंक 4 और एक 5, 6/5 ln2, सो हेयर मिस्टेक 6/5। सो नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है हमारे पास। आई थिंक मॉडरेट है, अभी हम लूज पर खेल रहे हैं, ये भी थोड़ा बाद में करेंगे। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है एरिया का। ओके, सो वी कैन डू इट। एरिया चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। ए डाई हैज़ 2 फेसेस। सो D1 जो है, D1 डाई 1 मान लेते हैं। डाई 1 पे क्या है,
कि आपको टू फेसेस ऑफ वन वन, मतलब वन वन लिखा हुआ है टू फेस पे, फिर टू फेस पे तीन तीन है, 3,3, और एक फेस पे 2 है, एक फेस पे 4 है। चलिए ये हमारा डाई वन में सेट D1 डाई वन जो है उस सेट में एलिमेंट है हमारे पास 1,1, 3,3, 2,4, सेट 1। D2 डाई 2 में देख लेते हैं एलिमेंट्स क्या क्या है हमारे पास। टू फेसेस 2 तो 2,2, फिर टू फेसेस ऑफ 1, 2 जो फेस पे है 1 है, यानी कि 1,1, पूरा 6 फेसेस टोटल होता है। तो 1 फेस पे 3 है, तो 1 फेस पे 3 है, 3 हो गया, और 1 फेस पे 4 है, तो 1 फेस पे 4 है, हो गया 6 का 6 फेस पे क्या क्या एलिमेंट है वो हमने देख लिया। तो अब हमें बताना कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 4 और 5। और का मतलब होता है एडिशन, यानी कि P4 और प्लस P5 का वैल्यू पूछा गया है, P4 प्लस P5। तो हम देखेंगे कि डाई 1 और डाई 2 का कैसे कैसे कॉम्बिनेशन 4 बनेगा। पहले तो हम P4 के कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो P4 का जो कॉम्बिनेशन होगा, पहले नंबर हम यहाँ से रिसीव करना स्टार्ट करते हैं, पहला एलिमेंट। तो अगर मैं 1 लिया D1 से, तो यहाँ से मुझे 3 रिसीव करना पड़ेगा, राइट। तो पेयर बनेगा 1,3 का। दूसरा अगर मैं यहाँ से 3 रिसीव किया, तो यहाँ से मुझे 1 रिसीव करना पड़ेगा, तो 3,1 का पेयर दूसरा बनेगा। फिर अगर मैं 2 यहाँ से रिसीव किया, तो 2 यहाँ से करना पड़ेगा, तो 2,2 का पेयर बनेगा। अब पेयर पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। अगर 4 लेंगे तो वहाँ 0 चाहिए था, नहीं है। सो ए पॉसिबिलिटी 4 का सब का हो गया, P4 का प्रोबेबिलिटी का ए कॉम्बिनेशन हो गया। अब हम देखेंगे P5 का कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है। तो P5 का कॉम्बिनेशन अगर देखेंगे तो हमारा 5 कैसे कैसे बन सकता है वो काउंट कर लेते हैं। तो अगर यहाँ से मैं 1 लेता हूँ, तो यहाँ से मुझे 4 लेना पड़ेगा, तो कॉम्बिनेशन बनेगा 1,4। अगर यहाँ से मैं 3 लेता हूँ, तो यहाँ से 2 लेना पड़ेगा, तो 3,2 का कॉम्बिनेशन होगा। अगर मैं यहाँ से 2 लेता हूँ, तो यहाँ से मुझे 3 लेना पड़ेगा, तो 2,3 का कॉम्बिनेशन हो सकता है। यहाँ से अगर मैं 4 लेता हूँ, तो यहाँ से मुझे 1 लेना पड़ेगा, तो 4,1। तो इतने तरीके से हम 5 क्रिएट कर सकते हैं सम, ठीक है। तो अब हमारा प्रोबेबिलिटी लिखने का बारी रह गया। तो प्रोबेबिलिटी किस तरह से लिखा जाएगा, जस्ट प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे, देख लीजिए। P ऑफ अल्टीमेटली हमें P ऑफ 1,3 प्लस P ऑफ 3,1 प्लस P ऑफ 2,2 प्लस P ऑफ 1,4 प्लस P ऑफ 3,2 प्लस P ऑफ 2,3 प्लस P ऑफ 4,1 निकालना है। तो 1,3 कैसे कैसे पॉसिबल है, तो देखिए P ऑफ 1,3, अगर आपने यहाँ पे 1 2 बार था, तो 2/6 हो गया इसका प्रोबेबिलिटी 1 का बाई 3, और इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, यहाँ से 1 रिसीव किया 3 का 1 है, तो 1/6। तो इसका तो आ गया आपका ए, तो यहाँ जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 2/36 प्लस 3,1, तो 3 यहाँ से 2 बार है, तो 3 2 तो 2/6, और 1 यहाँ पे 2 है, तो 2/6, तो हो जाएगा 4/36 प्लस 2,2, यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पे भी 2 है, तो 1 है तो यहाँ पे 1/6, और यहाँ पे 2 है तो 2/6, 2 बार है 2, तो 2/6 प्रोबेबिलिटी, प्लस यहाँ से आप 1,4, तो 1,4 है, तो आप यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से रिसीव किए 1, तो 2 है, तो 2 और बाई 6, और 4 यहाँ से रिसीव किए, तो 4 1 है, तो 1/6, 3 तो 3 यहाँ से रिसीव किए, तो 2 बार है, तो 2/6, और 2 आपने 3,2 आप ले रहे हैं, तो 2 आपने यहाँ से रिसीव किया, 2 2 बार है, तो 2,6, और प्लस आपने यहाँ तक काउंट कर लिया। अब 2,3, 2 यहाँ से रिसीव किए, 1 ही है, तो 1/6 इंटू 3 आपने रिसीव किया है यहाँ से 3 1 ही बार है, तो 1/6, और प्लस लास्ट है 4,1, तो 4 1 ही है, तो 1/6, और यहाँ से 1 लिए हैं, 1 यहाँ से 2 गो है, तो 2/6। पूरा काउंट कर लीजिए, तो आपको दिखेगा क्या आंसर आ रहा है। ये हो गया आपका 2 4 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 15, 15 और 2 17, तो 17/36 आपका आंसर हो जाएगा इस प्रॉब्लम का। नेक्स्ट आई थिंक हमने लगभग सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लिया है। अब हमारे पास मॉडरेट कुछ डिफ़िकल्ट लेवल का प्रॉब्लम रह गया है। तो अगर मेरे पास टाइम बचता तो मैं करता, वरना
और नहीं करता, फिजिक्स केमिस्ट्री देखते रहता उसी में टाइम। चलिए अब आई थिंक 3 से 4 प्रॉब्लम बचे हैं, तो 3 से 4 प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देता हूँ। तो ये हमारे प्रॉब्लम जो है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कंपोजिट फंक्शन है। तो कंपोजिट फंक्शन में जो एफ में जो इनपुट है वो जी एक्स है, तो एफ में जी एक्स, तो एफ ओ जी एक्स क्या आ जाएगा, एफ ओ जी एक्स जो हो जाएगा लॉग के अंदर ए वाला एक्स की जगह जी एक्स जाएगा, तो जी एक्स जो जाएगा लॉग के अंदर, लॉग के इनसाइड में, तो लॉग का जो पावर होता है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी कि इसका जो वैल्यू होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, जी एक्स जो होना चाहिए पॉजिटिव, तभी लॉग डिफाइंड है, बस यही कंडीशन है। और ए वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर इसका आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो 4 डिस्क्रिमिनेंट अगर आप इसका निकालेंगे डी वैल्यू, तो डी इज इक्वल टू 4 बी स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 8 आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, डी निगेटिव है, यानी कि ए और ए पॉजिटिव है, डी निगेटिव है, तो ए जो होगा वो और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल के लिए ए पॉजिटिव होगा। ये जो क्वांटिटी होगा ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। जब ए निगेटिव, ए पॉजिटिव, डी निगेटिव, तो दिस इज ऑलवेज ए पॉजिटिव डी निगेटिव, तो ये जो क्वांटिटी है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ से कहानी खत्म है, इसको इस डोमेन में नहीं आएगा, हटा दीजिए। अब जो भी कहानी है इसी को ग्रेटर देन होना पड़ेगा न्यूमरेटर को, तब हमारा आएगा। तो अब ये जो फंक्शन है एक क्वाड्रेटिक पे मिक्स कर लिया, अब हमारे क्वाड्रेटिक का खेल रहा, अब खेल खत्म है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको 4th डिग्री को कैसे सॉल्व करते हैं बाय क्वाड्रेटिक को आपको पता है कि अब अगर आप कुछ एनालिसिस करेंगे तो हमें जब भी x के पावर 4 होता है तो एक बार हमें ट्राई करना चाहिए कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके वो कुछ हमें करेंगे तो एक कम टी स्क्वायर प्लस टी कुछ कैसा कुछ बन रहा है क्या। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसको अगर थोड़ा स्प्लिट कर दिया जाए 2 को +1 लिख दिया जाए और एक्स स्क्वायर से पूरे एक्सप्रेशन में कॉमन ले लिया जाए, तो एक्स स्क्वायर जैसे ही कॉमन लेंगे, सॉरी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए और मल्टीप्लाई, सो क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर बन जाएगा माइनस का 2x बन जाएगा और +3 बन जाएगा और -2 बाई हमारा एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया ना तो 2 बाई एक्स बच जाएगा और यहाँ पे 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा और +1 वैसे ही रहने दीजिए, +1 ग्रेटर देन 0। यहाँ आपने एक्स स्क्वायर बेसिकली कॉमन लिया है, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है और मतलब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। चलिए अब आप देख पा रहे होंगे तो ये चीज़ें अब परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो चुका होगा। एक्स स्क्वायर और 1 बाई एक्स स्क्वायर है, अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे तो 2 को कॉमन ले ए वाला पेयर बन चुका होगा, आप देख पा रहे हैं। सो इसको आप लिख सकते हैं दिस कॉम्बिनेशन विल बी रिटन एज एक्स स्क्वायर वैसे ही रहने दीजिए, थोड़ा पेन दूसरा चीज कर लेता हूँ। सो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए, कहानी बाद में देख लेंगे। और इसका जो आप लिख सकते हैं एक्स +1 बाई एक्स का स्क्वायर माइनस का 2, इतने को लिखा हूँ मैं, बस अभी इतने को लिखा हूँ, -2 कॉमन ले लीजिए, फिर एक्स +1 बाई एक्स लिख सकते हैं और प्लस का 3 रह गया और होल और प्लस का 1 है ग्रेटर देन 0। अब अगर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो एक चीज़ पूरा परफेक्ट स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर इंटू टी मान लें तो टी स्क्वायर माइनस का 2 और प्लस, तो ये हो जाएगा +1 और ये माइनस का 2t और प्लस का 1, ठीक, और प्लस का 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। सो टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है तो ऑलवेज पॉजिटिव, तो t माइनस 1 का स्क्वायर और +1 ऑलवेज पॉजिटिव, सो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एवरी एक्सपोनेंशियल। सो डोमेन क्या हो जाएगा फॉर ऑल रियल नंबर, डोमेन जो हो जाएगा वो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x कुछ भी हो हमेशा पॉजिटिव होगा। सो आई थिंक ये भी हमने सॉर्ट आउट कर दिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देख लेते हैं। आई थिंक इस प्रॉब्लम की ओर मूव कर सकते हैं। चलिए डिफ़िकल्ट लेवल है हमारे पास, ये भी एक एरिया का सवाल है मॉडरेट लेवल का, तो हम एरिया की तरफ बढ़ सकते हैं। तो पहले अगर हम ग्राफ बनाएं, एरिया का सवाल जब भी हो तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना ही करना है। तो अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर पा रहे हैं तो एक सर्कल है आपका जिसका रेडियस 5 है और सेंटर 0,0 है, तो देख पा रहे होंगे सेंटर 0,0, दिस इज एक्स, ऐसा बना लिया। अब आपको एक y इक्वल टू, दिस इज एक्स एक्सिस, अब आपको एक चीज़ बनाना है y इक्वल टू मॉड ऑफ x-1, तो x इक्वल टू 1 पे 0 होगा और ग्राफ लुक लाइक एक y इक्वल टू x 1 - x होगा और एक
y इक्वल टू एक्स माइनस वन होगा। सो ये हमारा जो जीरो हुआ है वो इस वैल्यू पे जीरो हुआ है 1,0 पे, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का ग्राफ बना लिया। ये सर्कल का ग्राफ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 का ग्राफ है। अब हमें लार्जर रीजन पूछा है, इट मीन्स हमें कौन सा एरिया पूछा है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो मुझे लार्जर एरिया रीजन जो बन रहा है वो हमें इसकी आस्किंग है एरिया की, जो वाइट कलर से मार्क कर रहा हूँ, यही लार्जर एरिया है रीजन। तो हम इसको कैसे ला सकते हैं, इस लार्जर रीजन का आंसर कैसे कर सकते हैं। तो हम लार्जर रीजन का आंसर निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, ये तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना पड़ेगा कि चलिए, तो ये जो लाइन है वो y इक्वल टू एक्स माइनस वन लाइन है, ये जो लाइन है वो आपको y इक्वल टू वन माइनस एक्स लाइन है। नेगेटिव के साथ ओपन करेंगे, इसको पॉजिटिव के साथ। तो अगर इसको हम किसी एक के साथ सॉल्व कर ले, सर्कल को इस सर्कल के साथ सॉल्व कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई की जगह एक्स माइनस वन के स्क्वायर लग देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 25 हो गया। सो यहाँ से आपको 2x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 24 इक्वल टू जीरो हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 12 इक्वल टू जीरो। सो इसको फैक्टराइज करें तो 4x और प्लस का 3x और माइनस का 12 इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से x माइनस 4 और प्लस का 3, सो x माइनस 4 इक्वल टू जीरो। सो x का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो -3 और 4 आएगा। सो -3 और 4, तो ये जो पॉइंट होगा x नेगेटिव इधर ही है, तो ये -3 होगा। सो -3 यही होगा, -3 के करस्पॉन्डिंग y कितना आएगा, 4 आएगा। सो दिस पॉइंट इज -3, 4। ए वाला जो पॉइंट हो गया वो -3, 4, और ए पॉइंट भी हो गया आपका, दिस पॉइंट इज ऑल्सो, ए हमारा हो जाएगा 4। दिस इज बेसिकली 4, ओके। सो 4 के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, 3 आएगा, आई थिंक 4,3। इज इट करेक्ट? लेट मी चेक। 9 सो 16 सो 4 सही, सो 9, ठीक है, करेक्ट। सो अब हम इसको एरिया निकालने के लिए हमें क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैं अगर इंटीग्रेट कर दूँ इस जो फंक्शन है सर्कल वाला फंक्शन को मैं इंटीग्रेट कर दूँ यहाँ से यहाँ तक लेकर -3 से लेकर 4, तो उसमें जो एरिया आ जाएगा वो Δ1 इसको बोल देता हूँ, इसको Δ2, तो Δ2 भी आ जाएगा, और यानी कि Δ1 Δ2 Δ3 भी, इसको Δ3 बोल देता हूँ, Δ1। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम -3 to 4, एक्स में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, और y का वैल्यू जो हो जाएगा वो √25 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इस दरमियान हमें ये जो वैल्यू मिलेगा वो Δ1 प्लस Δ2 प्लस Δ3 मिलेगा। अब मुझे Δ3 ही रिमूव करना है, Δ1 Δ2 नहीं करना है, राइट? इज इट करेक्ट? ओके, यस। सो नाउ वी नो ना इंटीग्रेशन ऑफ √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वी कैन राइट एज ए x by 2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x by a. So we can integrate by this, applying this formula, right? I think x by 2 और यहाँ पे x by a और a square by 2, this is the formula for this integration, so we can apply here. So we can apply and calculate, and Δ1, so integrating is, if you integrate, we got x by 2 √25 minus x square प्लस 25 by 2 साइन इनवर्स x by a का वैल्यू इज 5, तो x by 5, इज इट करेक्ट? यस, -3 to 4। अब यहाँ पे आप लिमिट डाल देंगे, लिमिट का वैल्यू पुट कर देंगे, तो आई थिंक वी नीड टू टेक वन मोर पेज, सो लेट मी टेक। सो यहाँ से जब ऐसे ही वैल्यू डालेंगे, आप पुट करेंगे 4, तो 4 यहाँ 4 by 2 हो जाएगा 2, सो 2 और 16 3, तो 6 हो जाएगा, और प्लस 25 by 2 साइन इनवर्स 4 by 5, इज इट करेक्ट? और नाउ माइनस
इसको आप -3 के लिमिट डालेंगे तो -3/2 और प्लस माइनस का 6 हो जाएगा, और सॉरी 4 हो जाएगा ना, और 16 9 6 4 और -12 हो जाएगा ना, आई थिंक -12 इज इट करेक्ट। -3/2 इंटू वो हो जाएगा 4, यस 4, तो -6 होगा, -6। सो दिस इज वैल्यू इज -6, और हमारे पास 25/2 साइन इनवर्स प्लस 25/2 साइन इनवर्स -3/5। So this will become, we can take 6 plus 6 is 12, 12 plus 25/2 take common, sine inverse 4/5, or plus this is sine inverse, we can write minus minus plus sine inverse 3/5, or we can write sine inverse 3/5 is cos inverse 4/5. Sine inverse 3/5 is cos inverse 5. So cos inverse 4/5. So this is the identity. We can write pi/2. This value is pi/2. Is it correct? Yes. If this is Albert true, so we can write this value is pi/2. This value is pi/2. So just substitute. So 12 plus 25 pi/4 हो जाएगा ए एरिया। अब हमें ए मिला है Δ1 प्लस Δ2 प्लस Δ3। ए नहीं करूँगा, मैं करूँगा मुझे चाहिए सिर्फ Δ3 से मतलब है, क्योंकि उसी को रिमूव करना पूरा एरिया में से। तो जो फाइनल एरिया होगा, फाइनल एरिया जो मुझे रिक्वायर्ड है वो है πr², पाई इंटू 5 का स्क्वायर माइनस मुझे Δ3 करना है, राइट, -Δ3। तो इसमें Δ1 प्लस Δ2 एडेड है, तो इसमें से Δ1 प्लस Δ2 को मैं रिमूव कर दूंगा। Δ1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, Δ1 अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये ट्रायंगल का एरिया, तो ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये 4 लेंथ है, और हाइट कितना है, हाइट है इसका 4, तो 16/2 8 इसका हो जाएगा एरिया। Δ1 8 हो गया। Δ2 अगर आप देख पा रहे होंगे तो ट्रायंगल, तो ये वाला लेंथ है 3 और ऊपर हाइट है 3, तो 9/2। सो Δ1 प्लस Δ2 का आपने वैल्यू निकाल लिया, तो Δ3 यहाँ से आ जाएगा। सो आई थिंक Δ1 है 8 प्लस 9/2 और प्लस Δ3 इज इक्वल टू 12 प्लस 25/4। जस्ट सब्स्टिट्यूट, वी गॉट Δ3 इज 12 4 minus 9/2 plus 25/4. So we got Δ3 is basically 4 दूना का 8 -1/2 प्लस 25/4 पाई, और जस्ट यहाँ पे आप यहाँ पे रख दीजिए। सो बेसिकली एरिया जो रिक्वायर्ड फाइनल एरिया होगा वो हो जाएगा आपका फाइनल आंसर 25 पाई माइनस, सो प्लस 1/2 हो जाएगा और माइनस का 25 π/4 हो जाएगा। आई थिंक 75 π/4 और प्लस का 1/2 आंसर हो जाएगा। आई थिंक मैंने फाइनल तक कैलकुलेट कर दिया, तो आपको आइडिया लगा होगा कि कितना टाइम लगता है। इतना में आप 2-3 प्रॉब्लम फिजिक्स केमिस्ट्री का कर लेते हैं। तो इससे अच्छा होता कि अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करें, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये भी ज़रूरी है कि हमें किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और किस को नहीं सॉल्व करना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम हॉल में। सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने पे नहीं बैठना है, हमें किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ये भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई थिंक मैंने सारे प्रॉब्लम को डिस्कस कर दिया है। सो लगभग मैंने सारा डिस्कस कर दिया। एक सवाल रह गया, इसको आप डिफ़िकल्ट लेवल में मार्क किए ना, इसको आप कैसे करेंगे। पहले नंबर आप y+3 से डिवाइड कर दीजिए। इज़ इट क्लियर, y+3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका डिवाइड, और इसको इधर से ले जाइए। पहले वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए, वेरिएबल सेपरेशन का सवाल है तो वेरिएबल को सेपरेट कर लीजिए। सो जैसे सेपरेट करेगा पहले समझिए कि ये y+3 है, y का फंक्शन है और इधर x का फंक्शन है, इसको x के साथ भेजिए ना, y वाला को y को दे दीजिए। तो यहाँ y वाला को y को देंगे तो y डिवाइड करना पड़ेगा y+3, और इसको इधर ला जाइए। सो ये 1 + 2 टाइम्स e⁻2x अपॉन 7 + e⁻2x dx हो जाएगा, इज इक्वल टू 0।
इज इट करेक्ट? नाउ अब वेरिएबल सेपरेबल हो गया, एक्स एक्स का फंक्शन, वाई वाई का फंक्शन सेपरेट हो गया, तो नाउ वी कैन डू द इंटीग्रेशन. यस, सो डी वाई अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस, अब ए जो इंटीग्रेशन आपको दिख रहा होगा, ए 7 प्लस ई पावर 2x dx, ये जो आपको इंटीग्रेशन दिख रहा होगा ये वाला, वो बेसिकली बनेगा अगर एक के पावर 2x को अगर आपको सब्स्टिट्यूट कर दें, पहले आपको तो सब्स्टिट्यूशन करना ही पड़ेगा, या फिर आप ऐसे कर लें कि इसको तो इंटीग्रेशन आप आसानी से कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन ln y प्लस 3 हो जाएगा, ln y प्लस 3 इज इक्वल टू, अब इसका देखिए हमें कैसे करेंगे, से ऊपर में हम नीचे जो होता है वैसे ही बनाते हैं, या तो आप पार्शियल इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अभी नहीं, जस्ट वी कैन अप्लाई मैं डिवीज़न एल्गोरिथम, जब डिग्री ऑफ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम होता है तो डिवीज़न एल्गोरिथम लगाते हैं, अगर हम डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है नोमिनेटर से तो हम लगाते हैं. देखिए कब क्या मेथड लगाते हैं, हम लगाते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड. लॉन्ग डिवीज़न मेथड जो होता है हम तब लगाते हैं जब डिग्री, लॉन्ग डिवीज़न मेथड तब लगाते हैं जब डिनोमिनेटर का डिग्री ज़्यादा हो न्यूमरेटर से और इक्वल टू, और जब हमारा न्यूमरेटर का डिग्री ज़्यादा होता है डिनोमिनेटर से तो हम लगाते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन. पार्शियल इंटीग्रेशन तो यहाँ पे हमें पहले तो ये डिवीज़न लगा सकते हैं, तो पहले आप अगर इसको ऐसे करें तो 7 प्लस वहाँ क्रिएट करें, तो 7 प्लस ई पावर 2x क्रिएट कर दिया, मतलब 6 ऐड किया हूँ तो 6 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ और एक ई पावर 2x रह गया, रख देता हूँ अपॉन 7 प्लस ई पावर 2x. तो अगर आप देख पा रहे हो तो 1 हो जाएगा, और ये प्लस ई पावर 2x और माइनस का 6 अपॉन 7 प्लस ई पावर 2x. अब अगर आप देख पा रहे होंगे तो ई पावर 2x को आप t बोल दीजिए, ई पावर 2x को जैसे t बोलेंगे तो आपका सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो जाएगा. ई के पावर 2x को t बोलेंगे तो 2 टाइम्स ई पावर 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा. सो आई थिंक इसको अगर आप देखें तो t माइनस 6 अपॉन 7 प्लस t और 1/t आ जाएगा dt. इज इट करेक्ट? 1/2. 1 को भी रहने दीजिए. देखिए कितना लेंदी है, तो ये प्रॉब्लम छोड़ने ही वाला है एग्जाम में, तो इसको छोड़ ही देना है भाई. हम टॉपर नहीं है तो छोड़ ही देंगे, मतलब मुझे पूरा 300 आउट ऑफ 300 नहीं लाना है तो भाई हम इसको स्किप करेंगे, नहीं करेंगे भैया मोरे. तो देखिए तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बन गया, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बन गया, तो अब आप यहाँ पे पार्शियल इंटीग्रेशन लगा सकते हैं. अब मैं तो सिंपल भाई लगा देता हूँ. सिंपल मैं क्या करता हूँ, सोच लेता हूँ, तो आप सोच पाएंगे कि नहीं पता नहीं मेरे को, तो आप पार्शियल इंटीग्रेशन की तरफ जा सकते हैं. मैं ऐसे सोचता हूँ इसको करने का कि अगर आप पहले t से डिवाइड मार दूंगा, तो t से जैसे ही डिवाइड मारूंगा तो एक t खत्म हो जाएगा, और वो हो जाएगा बेसिकली, देखिए अगर t से डिवाइड मारूंगा तो 1/7 प्लस t रह जाएगा. 1/2 की तो बात रख लेते हैं बाद में, और ये माइनस का 1/2, तो सो माइनस का 3/7 प्लस t इंटू का t रह जाएगा. तो ऊपर में हम ऐसे डिफरेंस क्रिएट, ये तो इंटीग्रेटेबल हो जाएगा 1/2 ln 7 प्लस t, और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए -3 7 प्लस टी को इंटीग्रेट करने के लिए, -3 7 प्लस टी इंटू टी को इंटीग्रेट करने के लिए आपको डिफरेंस में क्रिएट कर लीजिए. आप 7 टी प्लस 7 माइनस टी कर दीजिए और बाई 7 कर दीजिए, और -3 था और टी इंटू टी प्लस 7. जैसे ही डिवाइड मारेंगे तो फिर इंटीग्रेबल हो गया, -3/7 ये हो जाएगा 1/t का ln t आप लिख दीजिएगा, और ये माइनस का ln t प्लस 7, तो t प्लस 7 यानी कि ln, ये सारा इंटीग्रेट हो गया -3/7. आप क्लब कर लीजिएगा, देखिए कितना गंदा हो रहा है इसका इंटीग्रेशन, t अपॉन टी प्लस 7. सो बहुत गंदा है, कैलकुलेट नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट, चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा. सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, मैंने हर एक प्रॉब्लम को अच्छे से समझाने का ट्राई किया, और बेस्ट वे में मेथड आपको किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है ये भी बताया, और क्या नहीं छोड़ना है. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन सा सवाल कब करना है और कौन सा सवाल छोड़ना है.
ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप पैनिक कब करते हैं, आप प्रॉब्लम बोलते हैं कि जब फंस जाइएगा प्रॉब्लम में तो आप फंसे रह जाइएगा, आपका मनोबल डाउन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, आप लटके रह जाएंगे। तो ये सब नहीं करना है, हमें कौन सा प्रॉब्लम कब सॉल्व करना है इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारे नॉलेज मैंने इसमें देने का कोशिश किया और मैं ऐसे नॉलेज आपको लेते के आते रहूँगा, शेयर करते रहूँगा। तो मैं आपके साथ हमेशा बना रहूँगा और भी पेपर डेली का पेपर डिस्कस करूँगा। तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और शेयर कर दें और कमेंट